नमस्ते। तो आज हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे बेस्ड होगा। ये जो सीरीज़ है पूरी चलती हुई आ रही है जो कि ग्लाइकोलाइसिस पे बेस्ड है। और ग्लाइकोलाइसिस में अभी तक हमने क्रैब साइकिल को देख लिया था। अब हम जो देखेंगे आज वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। देखेंगे कि किस तरीके से ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो NADH और FADH मिला था उसका इस्तेमाल करते हुए हम ATP को बनाएंगे। और उसका जो इस्तेमाल होता है ATP बनाने में वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जाता है। तो आज इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में अगर हमें बात करनी है तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका लोकेशन कहाँ है, कहाँ पर ये होती है। तो मान के चलिए ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। और इसकी दो लेयर्स होती हैं, एक आउटर लेयर, एक इनर लेयर, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये बेसिकली हमारे अंदर वाली लेयर पर होती है। तो एक बात ध्यान से इसको देख लेते हैं। ये है हमारी आउटर मेम्ब्रेन, ये है हमारी इनर मेम्ब्रेन, और ये है हमारा इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस, सॉरी इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और बीच में स्पेस। और ये जो प्रोसेस होती है कहां पर होती है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। तो ये जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इसको मैंने यहां पर शो किया है। ये जो ऊपर वाली लेयर है ये क्या है? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये जो स्पेस है इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ये कहां है? ये यहां पर है। ये है आपका इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ओके। ये पूरा इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और ये जो है ये स्पेसिफिक ये वाली लेयर इनर लेयर, उसको मैंने यहां पूरा दिखाया है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, सॉरी मेम्ब्रेन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ओके। तो ये वाला हमें क्लियर हुआ होगा कि लोकेशन यहाँ पे कहां पर इसकी एक्चुअल में है। तो बात की जाए कि इसके अंदर क्या क्या यूज होता है, तो कुछ नाम है वो आप पहले जानिए, उनके बारे में समझना जरूरी है। जैसे कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं जो हेल्प करते हैं इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने में। तो कुछ प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स के नाम जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि प्रोटीन के फॉर्म में होते हैं। 4 कॉम्प्लेक्स, कौन कौन सा? कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। इन सभी के अपने अपने नाम हैं। जैसे कि कॉम्प्लेक्स 1 को हम बोलते हैं NADH डिहाइड्रोजनेस, NADH डिहाइड्रोजनेस। कॉम्प्लेक्स 2 जो हमारा होता है वो होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। कॉम्प्लेक्स C जो होता है, कॉम्प्लेक्स C प्रोटीन जो होता है वो है हमारा साइटोक्रोम B1C कॉम्प्लेक्स, B1C कॉम्प्लेक्स, BC1 कॉम्प्लेक्स, BC1 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। और 4 जो होता है वो हमारा होता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। इसके अंदर कुछ और भी देखने को मिलेगा, वो हम बात करेंगे अभी। चलिए, तो ये 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं प्रोटीन के जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में काउंट होते हैं। इसके अलावा 2 और प्रोटीन्स होते हैं जो कि इससे हटकर हैं, जिनका नाम है यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C। ये 2 अलग से और प्रोटीन्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हेल्प करते हैं उसकी प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए ये जो 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं ये कैसे होते हैं? ये फिक्स होते हैं अपनी जगह पे। ये मेम्ब्रेन पे एम्बेडेड होते हैं, घुसे हुए होते हैं और फिक्स रहते हैं, ये अपनी जगह से हिलते नहीं है। कौन से? 4 कॉम्प्लेक्सेस। ये जो 2 कॉम्प्लेक्स होते हैं ये मोबाइल कैरियर्स होते हैं। मोबाइल कैरियर से मतलब क्या है? ये अपनी जगह से मूव कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ये जो कॉम्प्लेक्स
को यहां पर शो किया गया है, एक एक करके समझते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स क्या है। तो ये जो NADH डिहाइड्रोजनेस है, ये वाला कॉम्प्लेक्स है, इसको यहां पे लिख देते हैं इसको यहां पे लिख देते हैं कॉम्प्लेक्स 1 C1। ओके, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस जो है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस जो है, ये है हमारा C2 कॉम्प्लेक्स, C2। साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स जो है वो है हमारा कॉम्प्लेक्स 3, और साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज जो है ये है हमारा कॉम्प्लेक्स 4। तो ये चारों कॉम्प्लेक्स मिलके क्या बनाते हैं, ये चारों कॉम्प्लेक्स मिलके, उसके साथ साथ ये दो चीजें और रह गई हैं, ये कैसे होते हैं, मोबाइल कैरियर। तो ये हमारा है यूबिक्विनोन, इसको यू से डिनोट कर देते हैं, यूक्यू, और ये हमारा साइटोक्रोम C, इसको CC से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअल प्रोटीन्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जैसे कि नाम दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो ये बेसिकली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेगा, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्टेशन से लास्ट में क्या बनेगा, एटीपी सिंथेसाइज होगा। अब देखिए यहां पर ये और मिस हो गया अभी, तो बेसिकली ये है क्या, तो इसको यहां पर बनाते हैं, ये बेसिकली एटीपी सिंथेस क्या कहते हैं, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, एटीपी सिंथेस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिए, जब ये चार कॉम्प्लेक्स और ये मिलते हैं तो ये आपस में क्या कहलाते हैं, इनको कंबाइंड हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कॉम्प्लेक्सेस। और जब इन सभी के साथ एटीपी सिंथेस भी ऐड हो जाता है तो इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ध्यान सुनिए, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन तब हम इस्तेमाल करते हैं जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और एटीपी सिंथेस जो है वो कंबाइंड फॉलो करें। चलिए, तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि किस तरीके से अब ये प्रोसेस जो है आगे बढ़े। तो अभी हमने प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस देखे कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो काम करते हैं और उनकी पोजीशन देखी। ठीक है, इसके अलावा अब एक चीज और समझिए कि जैसे कि जो हमारा क्रैब साइकिल होता था वो कहाँ होता था, मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स कौन सा होगा, ये वाला होगा। क्यों, क्योंकि ये आउटर मेम्ब्रेन, ये पूरी इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और इसी मैट्रिक्स में हमारी क्रैब साइकिल काम करती है। तो ध्यान से सुनिए, क्रैब साइकिल जब हुआ करती थी, क्रैब साइकिल जब होती थी तो उस क्रैब साइकिल के अंदर हमें कुछ चीजें मिली थी, जैसे कि NADH और FADH। तो ये NADH और FADH है, ये बेसिकली करते क्या है, इनका काम क्या है, हमने ये देखा था कि ये एनर्जी बनाने में हेल्प करते हैं, है ना। NADH से हम ATP सिंथेसाइज कर सकते हैं और FADH से भी ATP सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो ये जो NADH FADH का इस्तेमाल होगा वो कहाँ होगा, वो इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर होगा, और इससे कैसे ATP बनती है आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो मान के चलिए कि NADH माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से आया और कहाँ आ गया, कॉम्प्लेक्स 1 के पास आ गया। अब ध्यान से सुनिए, NADH जब यहां पर आएगा, NADH जब यहां पर आएगा तो NADH यहां पर करेगा क्या, बड़े ध्यान से सुनिए, दो इलेक्ट्रॉन्स के मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, यहां पर डोनेट कर देगा, किसको, C1 कॉम्प्लेक्स को, और क्या बन जाएगा, NAD बन जाएगा। NADH जो है ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, किसको, कॉम्प्लेक्स 1 को, और क्या बन जाएगा, NAD बन जाएगा। यहां पर कुछ ऐसे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो इन दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, पिक करेंगे, क्योंकि फ्री तो छोड़ नहीं सकते इनको, है ना, फ्री छोड़ेंगे तो भाग जाएंगे, तो इनको पकड़ के रखना है। तो यहां पर जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखेगा वो कौन पकड़ेगा, वो पकड़ेगा FMN, इसका फुल फॉर्म होता है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। तो FMN जब इन दो इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ेगा, FMN जब इन दो इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ेगा तो FMN किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FMNH में। FMN किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FMNH में। ठीक है, FMNH मान के चलिए कि यहां पर इसको थोड़ा सा शो करते हैं, यहां पर थोड़ा समझते हैं इसको, है ना। तो मान के चलिए NADH आया और NADH किस में कन्वर्ट हो गया, NAD में। तो NAD जो है, NADH में कन्वर्ट हुआ तो उसने क्या रिलीज किया, दो इलेक्ट्रॉन,
अब ये इलेक्ट्रॉन कौन पिक करेगा, जैसे कि बात करी थी FMN ने, तो FMN जो है इस इलेक्ट्रॉन को पिक करेगा और क्या बना देगा, FMNH, ठीक है, FMNH बना देगा। अब क्या होगा, ये FMNH जो है फिर से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, किसको, इस बार डोनेट करेगा ये FeS को। FeS क्या है, FeS है आयरन सल्फर प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन। आयरन सल्फर प्रोटीन क्या है, यहां से दो इलेक्ट्रॉन्स को पिक करेगा। तो FMN जो है ये क्या करेगा, अब दो इलेक्ट्रॉन दे देगा, किसको, FeS को, आयरन सल्फर प्रोटीन को। आयरन सल्फर प्रोटीन को जब ये क्या कहते हैं दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो फिर से ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, FMN में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ये प्रोसेस कंटिन्यूअस ऐसे चलती रहेगी, कंटिन्यूअस ऐसे चलती रहेगी, ठीक है। तो यहां पर ये प्रोसेस चलती रहेगी और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर, कैसे, NADH से FMN, FMN से FeS, यानी कि आयरन सल्फर प्रोटीन। तो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन हुआ यहां पर, ठीक है। याद रखिए NADH से किसके पास, NADH से FMN के पास, और FMN से किसके पास, FeS, यानी कि आयरन सल्फर प्रोटीन के पास, ठीक। क्या बना, FMNH, और ये आयरन सल्फर प्रोटीन 3 प्रोसेस होते हैं इसमें, ओके। तो ये आयरन सल्फर प्रोटीन के पास गया। तो इस तरीके से NADH जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन C1 को दे देता है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब इसको डोनेट करता है, तो होता ये है कि यहां से हाइड्रोजन आयन भी निकलेंगे, H+ आयन भी निकलेंगे। तो यहां से H+ आयन जो होता है वो डायरेक्टली इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में चला जाता है यहां पर, और लगभग 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो यहां से दो इलेक्ट्रॉन, NADH से दो इलेक्ट्रॉन निकले, कहां चले गए, कॉम्प्लेक्स 1 में, और 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जो है वो कहां चले गए, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, ठीक है। तो यहां तक ये कहानी आपको समझ में आई होगी। अब इसके आगे की कहानी देखते हैं कि क्या होता है। अब होगा क्या, मान के चलिए अभी हम बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स 1 की बात करी, अब कॉम्प्लेक्स 2 की बात करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं और इसको यहीं पे रोक के रखते हैं। अब होगा क्या देखेंगे इसके बाद। अब हमारा FADH था, तो FADH भी क्या होगा, जैसे यहाँ पर NADH NAD में कन्वर्ट हो रहा था, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे थे, वैसे ही FADH किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, FAD में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन फिर से निकलेंगे और उनको कौन पिक करेगा, उनको वही आयरन सल्फर प्रोटीन यहाँ पे पिक करेंगे। ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पे कौन पिक करेगा इसको, आयरन सल्फर प्रोटीन। आयरन सल्फर प्रोटीन इन इलेक्ट्रॉन्स को पिक कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन्स यहां पर भी है, इलेक्ट्रॉन्स यहां पर भी है, दोनों के पास है। अब क्या होगा, ये जो यूबी क्यूनोन है, हमें ये मालूम है कि ये दोनों अपनी जगह पे फिक्स है, तो ये तो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है, क्योंकि नाम ही लिखा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन ही बेसिकली ट्रांसपोर्ट होता है ना, ताकि एटीपी हम सिंथेसाइज कर सके। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा वो कौन करेगा, वो यूबी क्यूनोन करेगा। यूबी क्यूनोन यहां से दो इलेक्ट्रॉन को पिक करेगा और कहां भेज देगा, वो भेज देगा इसके पास, कॉम्प्लेक्स 3 के पास। ये चीज ध्यान रखने वाली बात है, कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 2 में नहीं जाएगा, सीधे कॉम्प्लेक्स 3 में जाएगा। यहां से इलेक्ट्रॉन पिक किया उसने, यूबी क्यूनोन ने यहां से इलेक्ट्रॉन पिक किया, आयरन सल्फर प्रोटीन से इलेक्ट्रॉन को उठाया और बोला कि भाई तू मेरे को दे, मैं साइटोक्रोम 3 के पास भेजता हूं, कॉम्प्लेक्स 3 या फिर साइटोक्रोम सॉरी तो उसने बोला कि तू मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे, मैं कॉम्प्लेक्स 3 के पास ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसपोर्ट करता हूं, ठीक है। तो यहां से ये उठाएगा और कहां ले आएगा, यहां पर ले आएगा, ठीक है। पहले इससे लेकर जाएगा, यहां छोड़ देगा, ठीक है। फिर ये जाएगा कॉम्प्लेक्स 2 के पास, और कॉम्प्लेक्स 2 से क्या करेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन उठाएगा और कहां भेज देगा, इसके पास।
तो एक एक करके प्रोसेस होगी, ऐसा नहीं होगा कि दोनों से एक साथ उठाया और लेके चला गया, पहले इससे उठाएगा इसको देगा, फिर इससे उठाएगा इसको देगा, ठीक है। तो ऐसे करके इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 3 पे आएगा, कॉम्प्लेक्स 2 से कॉम्प्लेक्स 3 पे आएगा। ओके, अब होगा क्या, यहां पर साइटोक्रोम बी और क्या कहते हैं C1 कॉम्प्लेक्स है, कौन सा है, कॉम्प्लेक्स 3 में कौन कौन से प्रोटीन है, साइटोक्रोम बी और C1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बी एंड C1 कॉम्प्लेक्स। तो होगा ये कि जो दो इलेक्ट्रॉन आए हैं इनको कौन सबसे पहले पकड़ेगा, इनको पकड़ेगा साइटोक्रोम बी, ये क्या करेंगे, इन दो इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ लेंगे। उसके बाद ये साइटोक्रोम बी जो है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर देंगे किसको, साइटोक्रोम C1 को। और अब क्या होता है कि ये जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो है, साइटोक्रोम C जो मोबाइल है, C1 नहीं, साइटोक्रोम C जो है वो यहां से इलेक्ट्रॉन पिक करेगा इसके पास से, और इससे पास उठाने के बाद यहां से इसने साइटोक्रोम C जो है इसने क्या किया, साइटोक्रोम C1 से दो इलेक्ट्रॉन उठाए और कहां लेके चला गया, ये चला गया कॉम्प्लेक्स 4 के पास, ठीक है। तो यहां से दो इलेक्ट्रॉन आए, साइटोक्रोम बी ने पकड़ा, साइटोक्रोम बी से किसने पकड़ा, साइटोक्रोम C1 ने, और साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C आया लेने, क्या चीज, इलेक्ट्रॉन उठा के कहां पहुंचा दिया, कॉम्प्लेक्स 4, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। यहां पे दो और कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इसी के अंदर, एक होता है साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3, ठीक है। हुआ क्या, यहां से दो इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, किसके पास, साइटोक्रोम A के पास, साइटोक्रोम A से कहां चले गए, साइटोक्रोम A3 के पास चले जाएंगे, अब क्या होगा इसका, अब ध्यान से सुनिए, देखिए यहां पे साइटोक्रोम A3 के पास जैसे ही चले जाएंगे ये बाहर आ जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब इनका क्या होगा थोड़ा सा समझते हैं, देखिए इधर आइए, वापस आइए, यहां से क्या हुआ था, यहां से NADH जब NAD में बना था, कन्वर्ट हुआ था, तो दो इलेक्ट्रॉन गए थे, साथ में 4 प्रोटॉन्स गए थे, ठीक है। इसके साथ साथ यहां पे भी दो इलेक्ट्रॉन्स गए थे, और यहां से फिर से 4 प्रोटॉन्स चले जाएंगे बाहर, 4 प्रोटॉन्स बाहर आ जाएंगे। अब देखो ध्यान से, यहां पे भी क्या हुआ था कि 4 प्रोटॉन ऊपर चले गए थे, यहां पे भी 4 प्रोटॉन ऊपर चले गए थे, तो यहां पे भी 4 प्रोटॉन जो है वो ऊपर जाएंगे। पर एक चीज ध्यान रखना, यहां पे टोटल 4 नहीं जाते, यहां पे 2 ही जाते हैं, 2 प्रोटॉन जाते हैं, 2 प्रोटॉन नीचे ही रह जाते हैं। होगा क्या इनका, देखो ये लास्ट में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, लास्ट में हमारे पास 2 प्रोटॉन बचे, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन के साथ साथ अगर मैं हाफ ऑक्सीजन को मिला हूं, यहां पर हाफ ऑक्सीजन भी यूज होता है, तो ये तीनों मिलके क्या बना देंगे, ये तीनों मिलके बना देंगे H2 वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो सबसे आखिरी प्रोसेस हुई जिसे हम बोलते हैं टर्मिनल रिएक्शन में हमें क्या मिला, 2 हाइड्रोजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2 का मॉलिक्यूल मिलके हमें क्या दिया, H2 यानी कि वाटर। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां से शुरू होती है, NADH के इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने से लेकर, यानी कि इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से लेकर कहां पे खत्म होती है, वाटर के मॉलिक्यूल पर, ठीक है। और पूरी प्रोसेस में ऑक्सीजन इस्तेमाल कहां होता है, सबसे आखिरी में, और वो भी कितना, हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये जो पूरी प्रोसेस थी ये कौन सी थी, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब किस तरीके से ATP बनता है वो हम देखते हैं। अब देखो एक चीज जब ये प्रोसेस पूरी हो रही थी, तो अंदर
ऑब्वियस सी बात है, अंदर जो प्रोटॉन का कंसंट्रेशन होगा वो कम होगा, बाहर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, क्योंकि अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है। तो हम ये मान के चलते हैं कि बाहर पे प्रोटॉन का कंसंट्रेशन जो हो गया वो इंक्रीज हो गया, बाहर जो है प्रोटॉन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया। अब देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमने पूरा पढ़ा, और वहां पे हमें लास्ट में क्या मिला, वाटर का मॉलिक्यूल, और उसी के साथ साथ क्या मिला, जो प्रोटॉन का कंसंट्रेशन है वो स्पेस में ज्यादा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर एटीपी सिंथेस कैसे ऐड होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एटीपी सिंथेस, पूरा कॉम्प्लेक्स मिलकर क्या बनता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब देखो यहां पर कुछ प्रोटॉन्स के चैनल्स होते हैं, स्पेसिफिक चैनल्स होते हैं प्रोटॉन्स के। ठीक है, प्रोटॉन के कुछ स्पेसिफिक चैनल्स होते हैं। ये जो मैंने बनाया है ये क्या है, एटीपी सिंथेस। क्या बनाया है ये, एटीपी सिंथेस। ठीक, एटीपी सिंथेस में दो चीजें देखने वाली हैं। ये है हमारा F0 पार्टिकल और ये है हमारा F1 पार्टिकल, F0 F1 पार्टिकल। ठीक, होता क्या है, ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं हम रोटर, रोटर। ठीक, इसको बोलते हैं रॉड, ये जो ब्लैक सा है इसको बोलते हैं रॉड, और ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं रोटर रॉड, नॉब, इसको बोलते हैं नॉब। देखो होगा क्या, ध्यान से सुनना, स्टोरी सुनना, बड़ी अच्छी स्टोरी है। बाहर से प्रोटॉन्स जो होंगे, बाहर से प्रोटॉन्स जो होंगे वो स्पेसिफिक चैनल्स के थ्रू, प्रोटॉन के स्पेसिफिक चैनल के थ्रू कहां आएंगे, अंदर की तरफ, मैट्रिक्स की तरफ। बाहर से अंदर आएंगे मैट्रिक्स की तरफ। क्यों आएंगे, क्योंकि होता यह है कि कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से, कंसंट्रेशन की डिफरेंस की वजह से जो प्रोटॉन है वो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा है। तो यहां पर हो ये रहा है कि प्रोटॉन्स जो है बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, और ये कैसा है, एक पैसिव ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है। जब ये यहां से अंदर की तरफ आता है, जैसे ही अंदर की तरफ आएगा ये रोटेट, जो रोटर है इसको क्या कर देगा, इसको घुमा देगा, तो रोटर घूम जाएगा, गोल गोल घूमेगा। ठीक है, रोटर और रॉड दोनों ही गोल गोल घूमेंगे। क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स का डिफ्यूजन हो रहा है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो ये जो रोटर और रॉड है ये क्या करेंगे, घूमेंगे मशीन की तरह। ऐसा समझ लो मशीन चल रही है, गोल गोल घूम रही है। जैसे ही मशीन घूमेगी, जैसे ही मशीन घूमेगी, ये क्या प्रोड्यूस करेगी, ये बेसिकली एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट करेगी इस नॉब के लिए। ये पोटेंशियल एनर्जी जनरेट करेगी, नॉब के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी। ये घूम रहा है तो नॉब के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी, और इस पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल करेगा वो किस चीज में, वो यहां से एक एडीपी को पकड़ेगा और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जोड़ देगा और क्या बना देगा, एटीपी। एटीपी, ध्यान से सुनो, फिर से बताता हूं। प्रोटॉन इस स्पेस से अंदर की तरफ आएगा, मैट्रिक्स की तरफ। ठीक, जब ऐसा होगा तो रोटर और रॉड जो होंगे वो घूमने लगेंगे, और इसके घूमने से नॉब में एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी, और इस पोटेंशियल एनर्जी का वो इस्तेमाल किसमें करेगा, एटीपी को बनाने में। कैसे, एडीपी जो होगा वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ फ्यूज हो जाएगा। इस पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल करेगा एडीपी को फॉस्फेट के साथ जोड़ने में, और जब एडीपी फॉस्फेट के साथ जुड़ जाएगी तो क्या बना देगी, एटीपी। और इसी तरीके से हमारा जो बॉडी में एटीपी होता है वो सिंथेसाइज होता है। जैसे जैसे डिफ्यूजन होता जाएगा, रोटर घूमता जाएगा, रॉड घूमता जाएगा, नॉब में पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती जाएगी, और एडीपी को एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जोड़ेगा और क्या बना देगा, एटीपी बना देगा। तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस जो होती है वो देखने को मिलती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर। ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और यहां से लेके यहां तक की जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ओके,
तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। आया होगा तो एक बार कमेंट में जरूर मुझे बताएं कि कैसा लगा।